गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पढ़ रहे थे, हम लोगों के जो टॉपिक कंटिन्यू था दैट वाज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आज हम लोगों को जो पढ़ना है, वेदर कंपनीज शुड हैव फ्लेक्सिबल पॉलिसीज और फॉर द एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंपनी पहले जो कंपनीज थी दे मेक वेरी रिजिड रूल फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, फॉर देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, जो आप इसके पहले की बातें करते हैं बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट होता था। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट दे हैव टू वर्क। वर्कर्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बॉन्ड होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन था एंड इस तरीके से दे हैव टू वर्क। ठीक है, मतलब जो कंपनीज के वर्कर थे दे हैव टू वर्क वेरी रिजिड वे एंड बाउंडेड वे। लेकिन आज के टाइम पे बेटे जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वहाँ पर उतने ज़्यादा रिजिड रूल नहीं है। दे आर प्रोवाइडिंग facilities as well as flexibilities to their employees. एक particular target, after achieving that target of per day, employees are completely free and they have their dignity and they have their freedom. Except अगर इसके पहले के बारे में बात करते हैं, आज के 1991-92 के पहले की बात करते हैं, तो employees were bonded for their company and they have to give their 100%. Today also they have to give 100% for their works या 100% dedication for their work. But एक इतना ज़्यादा बाउंडेशंस टुडे सिनारियोज में नहीं देखने के लिए मिलता जितना आज के 1992 के पहले था। 1992 में ये भी किया गया कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर लिबरलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया गया तो फ्लेक्सिबिलिटी भी वर्कर्स के लिए प्रोवाइड की गई कि वर्कर्स को एक पर्टिकुलर अच्छा टारगेट अचीवमेंट करना है। ही हैव टू वर्क विद हिज ऑन डिग्निटी, उसे अपनी डिग्निटी के साथ काम करना होगा। उसकी डिग्निटी को कंपनी या वो ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स है। आफ्टर दैट दे हैव कंप्लीट फ्रीडम एंड देयर इज नो बॉन्ड कि आप हमारी कंपनीज में काम करने के लिए इतने दिन के लिए बॉन्ड ही हैं। एज वेल एज एम्प्लॉयज वांटेड टू चेंज देयर इंडस्ट्री, दे आर फ्री फॉर इट टू चेंज देयर इंडस्ट्रीज। तो अब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर हमारे जो लॉज हैं वो इजी बनाए गए, फ्लेक्सिबल बनाए गए, तो दैट इज नॉट ओनली फॉर द कंपनीज, दैट हैज आल्सो बीन मेड फॉर द एम्प्लॉयज के लिए भी इजी बनाए गए। ठीक है बच्चों, ये क्या कहते हैं और डिफरेंस आया। फिर इसके बाद आते हैं स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टेप टू अट्रैक्ट, कौन कौन से स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन क्या बच्चों का अभी टॉपिक हमें पढ़ना है, स्टेप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टेप टू अट्रैक्ट to the foreign investment। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए। तो बच्चों मैंने बार बार बताया कि आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर कंट्रीज के डेवलपमेंट का एक बेस बन चुका है। आज के जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लाइक इंग्लैंड, लाइक अमेरिका, अगर हम उनके बारे में बात करें तो इफ वी वांटेड टू गेन द सिटीजनशिप ऑफ दीज कंट्रीज, तो इफ वी आर इन्वेस्टर, इफ इंडस्ट्रियलिस्ट, देन दे आर इजीली एग्री टू प्रोवाइड अस सिटीजनशिप, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि दुनिया उन पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, और इसी वजह से दुनिया में दो चीज़ों की खोज में निकलते हैं। एक प्रेजेंट टाइम पे दे आर इन सर्च ऑफ द स्किलफुल पर्सन्स। पूरी दुनिया की स्किल्स को वो अपने आप कैप्चर कर लेना चाहते हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी डेवलप्ड है, आपका किसी भी कंट्रीज का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इफ good knowledgeable scientists wanted to take the citizenship of those countries, they are easily providing the citizenship
टू दैट बिकॉज दे नो, या दुनिया में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आईटी सेक्टर्स, दुनिया में आईटी सेक्टर को अपने आप क्यों मतलब प्रेफरेंस देते हैं टू अटैक, बिकॉज दैट इज द स्किल विच विल मेक डेवलप टू देम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना आज हर कंट्रीज की प्रायोरिटी हो चुकी है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज वी नो दैट डेवलपिंग कंट्रीज में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एस्टेब्लिश देयर ओन इंडस्ट्री। ठीक है, हर कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पर इंडस्ट्री डेवलप करना ताकि उस कंट्री को, खासकर इंडिया जैसे रिसोर्सफुल कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि जो हमारा रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी, वो कंट्रोल किया जा सके, और हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें उसका बेनिफिट हमें बहुत, भले ही वो फॉरेन कंपनी आकर के प्रोडक्ट तैयार कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिया के लोगों को मिलना ही मिलना है। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, बहुत बार मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमारी सरकार उसे बार बार अट्रैक्ट करना चाहती है, या हर सरकार की 1991 के बाद हर सरकार की बेटे स्ट्रेटेजी रही है। दैट कैन बी द गवर्नमेंट ऑफ 1991 के बाद देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार होती है, बेटा कांग्रेस की सरकार 1991 से 1996 तक रहती है। 1996 के बाद तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, हालांकि वो 13 डेज के लिए बनते हैं, और 1991 में पीवी नरसिंह राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज इम्प्लीमेंटेड द इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, या लिबरलाइजेशन जिसे कह सकते हैं। तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म का जो प्रोसेस था दैट वाज कम टू नोन एज ए लिबरलाइजेशन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन एवरीवेयर, दैट कैन बी इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन केस ऑफ द establishment of the foreign industries. In both case में flexibility has been provided by the government and तो वो जो 1991 में गवर्नमेंट बनी तो वो जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए गए उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें 1996 तक मिलता है, क्योंकि 1991 में हमारे पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री के थ्रू जब लिबरलाइजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें 1996 तक मिलने लगता है। आफ्टर दैट 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 डेज के पीएम बनते हैं, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता 13 डेज में पार्ट का नहीं डू। फिर आफ्टर दैट इंद्र कुमार गुजराल, श्री देवगौड़ा पीएम बनते हैं, और इंद्र कुमार गुजराल हालांकि वो एक ही साल के लिए लगभग बनते हैं, बट उनकी भी प्रायोरिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ही रहा है। और इसके बाद जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर 1999 तक, और 1999 से वो 2004 तक फिर अगेन वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो जो उनकी भी प्रायोरिटी वही प्रायोरिटी रही लगभग थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जो पीवी नरसिंह राव की प्रायोरिटी थी टू टेक द इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर के, उन्होंने भी बेटे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ही अट्रैक्ट करने की पूरी प्रायोरिटी किया, और उसके लिए मैंने बताया था कि उन्होंने 2001-2 से एक NRI डे यानी भारतीय अप्रवासी दिवस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करवाया। भारतीय अप्रवासी दिवस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, और फिर समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना हर सरकार क्यों चाहती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और फिर उसके बाद ये भी पढ़ना है कि फ़ायदों के बाद कि क्या फ़ायदा इस वजह सरकार चाहती है, और फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए सरकार कौन कौन सी कोशिश कर रही है। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर आप लोगों का चैप्टर लगभग खत्म की तरफ ही जाएगा। तो मैं समझा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सरकार क्यों अट्रैक्ट करना चाहती है। तो मैंने बताया कि हर सरकार की 1991 के बाद इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बाद हर सरकार की प्रायोरिटी रही है बेटे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, यानी फॉरेन इन्वेस्टर को यानी फॉरेन इंडस्ट्रिस्ट को इंडिया में अट्रैक्ट करना, और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए मोटिवेट करना या प्रयास करना। दैट इज ये हर सरकार का पर्पज रहा है। इसके फायदे क्या है पहले देखते हैं कैसे कैसे सरकारें इसको कोशिश कर रही हैं कि कैसे किया जाए, कौन कौन सी सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए। हमें 1991 के पहले सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के टॉपिक में जो भी एग्जाम्पल व्हाट एवर द एग्जाम्पल हैज बीन गिवन इन योर टॉपिक एंड योर सिलेबस दैट स्टार्ट फ्रॉम 1991 बिकॉज 1991 इज द लैंडमार्क ईयर, 1991-92 is the landmark year of the economical reforms. I have told you that liberalization has been also implemented in 1991. मतलब फॉरेन इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फ्रीडम, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के बाद इंडिया में अपने प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब कोशिश की गई, या उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी या उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई।
1991 के पहले, बिफोर 1991 तक ये एक स्ट्रेटेजी थी कि हमें फॉरेन इंडस्ट्रीज से सतर्क भी रहना है। बिकॉज वाई, बिकॉज एज वी नो दैट फॉरेन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, हालांकि वो कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं थी, वो एक ट्रेडिशनल कंपनी थी जिसमें महारानी एलिजाबेथ के परमिशन से 31 दिसंबर 1600 को वो इंडिया में आकर के स्टेब्लिश होती है। और इसके पहले फ्रेंच कंपनी आ चुकी थी, उसके पहले डच कंपनी आ चुकी थी, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और आफ्टर दैट फ्रेंच कंपनी सबसे बाद में आती है। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आती है, फिर डच कंपनी आती है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और फिर फ्रेंच कंपनी आती है। तो जब वो कंपनी आई तो उस समय मुगल एम्परर हुआ करते थे बच्चों। 1600 में अकबर राजा थे। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा करता है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर टॉमस रो तो अकबर के दरबार में आया था। नहीं, वो जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन वो अकबर के नाम पर महारानी एलिजाबेथ के थ्रू लिखा हुआ लेटर लेकर के आया था। ठीक है, तो इस वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वो जो लेटर में एक्सप्लेनेशन था, जो किंग का एक्सप्लेनेशन था, दैट वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ द अकबर। वो अकबर का नाम था क्योंकि तब तक महारानी एलिजाबेथ को ये था कि इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया में रूल हो रहा है वो अकबर के थ्रू रूल किया जा रहा है। तो दैट्स वाई द रीजन वो अकबर के नाम पर लेटर लिखते हैं। लेकिन तब तक 1605 तक अकबर की डेथ हो जाती है और बेटे जहांगीर राजा बन जाते हैं। तो वो जहांगीर के दरबार में IPR हुए थे सर टॉमस रो। तो मेरे कहने का मतलब वो कंपनी आई और धीरे धीरे करके उसने इंडिया के डिविजिबिलिटी का प्रॉफिट उठाया और धीरे धीरे करके उसने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। एज स्लो प्रोसेस इट हैज बीन आल्सो कैप्चर्ड इंटायर इंडिया इन इट्स कंट्रोल। पूरे इंडिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर देखते हैं कि किस तरीके से लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। पूरा वेल्थ इंडिया की टूवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ फ्लो होने लगी और फ्लो होती रही अप्रॉक्स 200 ईयर्स। तो इस तरीके की मेंटालिटी से हमारी, क्योंकि आज़ादी पाए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं थे, 1947 से 1991 लगभग 40 साल तक की आज़ादी वो लोगों के जहन में, वो लोगों ने देखा था ब्रिटिश रूल को। तो इस वजह से उन लोगों के दिमाग में था कि नहीं, हमें फॉरेन कंपनी को एकदम ब्लाइंडली अलाउड नहीं कर देना चाहिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इस वजह से वेरी हार्ड एंड रिजिड रूल वर मेड फॉर द in foreign investor. But 1991 में when Manmohan Singh became the Prime Minister of India, then he has understood about the changeable environment and he know it very well that the time of colonialism has passed out. आप कोई कंट्री किसी को कॉलोनी नहीं बना सकता। इस वजह से he has implemented the economical reform by implementing the liberalization, by which he has also given the flexibility in the laws of the establishment of the foreign industries and started to provide them the some facilities to attract the foreign investors. तब से हम देखते हैं 1991 के बाद से बच्चों हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे कंट्रीज में हर सरकार की एक कोशिश रहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। 1991 से 1996 तक तो मेगा ईयर रहा। फिर 1996 के बाद इंदु कुमार गुजराल और HD देवगौड़ा के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, बीजेपी अपोनेंट्स की सरकार बनती है, तो भी वो इस पॉलिसी को ही मेंटेन करके चलते हैं। और उन्होंने भारत के वो लोग जो इंडस्ट्रियल लोग फॉरेन विदेश में जाकर के सेटल्ड हो गए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भारत में एक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जिसका मेन पर्पस है कि फॉरेन इन्वेस्टर को या इंडिया के जो इन्वेस्टर विदेशों में सेटल्ड है वो अपनी इंडस्ट्रीज को इंडिया में इस्टेब्लिश करें। इसकी वजह से दे स्टार्टेड टू NRI डेज ऑन द 1 जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों। एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको थोड़ा सा गांधी जी के बर्थडे से भी जोड़ा गया, क्योंकि गांधी जी रिटर्न बैक फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915 इन जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, शायद 9 जनवरी 1915 को ये रिटर्न बैक। तो उन्होंने उसकी मेमोरी में कि इंडिया के जो लोग फॉरेन में जाकर के सेटल्ड हैं उनको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए, या परमानेंटली नॉट पॉसिबल, तो उनके इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो इंडिया को, वो जिस इंडिया को छोड़ के गए थे उस इंडिया से इंडिया बदल चुका है और इंडिया अब एक सिक्योर एटमॉस्फेयर जनरेट कर चुका है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। ये चीज़ समझाने के लिए, ये चीज़ दिखाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एवरी ईयर एक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करवाया, which is come to known as NRI डे, भारतीय अप्रवासी दिवस के रूप में।
तो इसके बाद बच्चों एनआरआई टेस्ट के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बाद में अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एट प्रेजेंट टाइम्स मिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी हैव सीन दैट व्हेन ही हैज विजिटेड टू अमेरिका देन एक बहुत चर्चित बात आया था हंडूरस या हंडी का जो बिजनेसमैन से जो मोदी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर ट्रंप गए थे अमेरिका के अंदर। एक कहा जाता है मिनी भारत बनाया गया था जहाँ की इंडिया के बिजनेसमैन जो अमेरिका में सेटल्ड है, इंडस्ट्रीज जो अमेरिका में सेटल्ड है, उनकी मीटिंग थी, जहाँ पर कहा जाता है कि मोदी ने खुद ट्रंप का वहाँ स्वागत किया, जबकि दैट वाज इन अमेरिका की ये इंडिया है, छोटा इंडिया है। तो बेसिक मेरे कहने मतलब उस मीटिंग का एकमात्र पर्पज था उनसे मिलना और उनको इंडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना। तो मैं अभी तक आप लोगों को ये समझा रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सरकारें कैसे कैसे कोशिश कर रही हैं फॉरेन इन्वेस्ट को इंडिया किसी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए। स्पेशली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, लेकिन ये सरकारें क्यों कर रही हैं ये पहले देखते हैं। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट फायदे क्या हैं, या वैसे तो मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या फायदे हैं और इसके बाद सरकार ने कौन कौन सी कोशिश किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए, ये चीजें देखेंगे। तो बेटे फॉरेन इन्वेस्ट का अट्रैक्ट करने का मेन पर्पज है कि इंडिया के डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस होगा, एग्जाम्पल आई हैव टू गिवन यू मेनी टाइम्स। जैसे कोई भी फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में आके एस्टेब्लिश होती है, कोई भी फॉरेन इंडस्ट्रीज आकर के बच्चों इंडिया में एस्टेब्लिश होती है आकर के, तो कोई भी फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में आकर के एस्टेब्लिश होती है, तो देखो सबसे उसके पहले अगर हम चीजों को देखें बच्चों कि अगर इंडस्ट्रीज नहीं है, भले ही वो फॉरेन इंडस्ट्रीज है, अगर वो इंडस्ट्रीज नहीं है तो इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया एक काफी नेचुरल रिसोर्सफुल कंट्री है, तो इंडिया डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को रॉ मटेरियल के रूप में एक्सपोर्ट करना शुरू करता है और करता है। हम लोग पढ़ते जब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में पढ़ रहे थे, तो मिनरल में मैंने बताया था कि आयरन को मंगलोर सी पोर्ट इज फेमस फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ द आयरन, ठीक है, और वो भी रॉ आयरन यानी मेल्टेड फॉर्म में हम आयरन को बेंगलोर सी पोर्ट में बाई पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आयरन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम कॉटन को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए लॉसफुल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बार बार बताया कि अगर हम 1 kg आयरन कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 80, 90, 100 रुपये मिलता है। अगर उसी को हम क्लॉथ से बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वही हमें 800, 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। दिस इज द रेशियोज। या हम कोई रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, कुछ मुश्किल से 10,000 या 5,000 रुपीज पर क्विंटल। एंड वही आयरन हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रांस को, और फ्रांस उसे राफेल जैसे प्रोडक्ट मटेरियल बना करके हमें हजारों करोड़ में 36 राफेल की कीमत 54,000 करोड़ रुपए के रूप में इंडिया से वसूल करता है। तो सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था बच्चों कि हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में लॉट ऑफ लॉस का फायदा, मतलब बहुत ज्यादा लॉस उठानी पड़ती है, बहुत ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये कंट्रीज हमारी कंट्रीज की पोजीशन होती है। अगर इसी को हम प्रोडक्ट मटेरियल बनाते हैं तो प्रोडक्ट मटेरियल से प्रॉफिट हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि अगर कोई भी, या मैंने बताया जब मैं पढ़ा रहा था आपको स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर, तो मैंने बताया था कि ढेर सारी 1991 के बाद कंपनीज इंडिया में आई, जिनमें मान लेते हैं फोर्ड कार कंपनीज आई जो कि चेन्नई के पास अपना प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश किया 1994 या 5-6 में नियर चेन्नई। इट हैज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इट्स प्रोडक्शन यूनिट। जब उसने बेटा प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया तो वहाँ प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, और आज क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, चाहे टोयोटा का एग्जाम्पल हो चाहे फोर्ड का एग्जाम्पल हो, टोयोटा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है या फोर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो ये बेटे जब एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी लगाया और यहाँ पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल्स जनरेट होना शुरू हुआ। इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल को ये लोग कंज्यूम करते। तो फॉर एग्जाम्पल अब इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स आयरन के रूप में। अगर वो आयरन की गाड़ियाँ मान लेते हैं तो वो रॉ मटेरियल आयरन अगर उन्हें प्रोवाइड कर रहा है तो ही इज paying that amount which we were getting the amount of that minerals by exporting to the another country, we are getting that amount directly by the भारत सरकार या जो भी responsible person या group of person है, they are getting
इसके बाद दे विल स्टार्टेड द प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो हर स्टेप में उन्हें टैक्स प्रोवाइड करना है। दे आर प्रोवाइडिंग द टैक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर प्रोवाइडिंग रोड टैक्सेस, दे आर प्रोवाइडिंग इम्पोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्सेस ऑफ द गुड मटेरियल्स। जब वो ज़्यादा अमाउंट की चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद द प्रोडक्शन इज आल्सो हैपनिंग हियर, दे आर रिक्वायर्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्कर्स, engineers, laborers and mechanics, all types of the workers they are required, and they will provide the employment into the people of our country, and they will also make trend to the Indian peoples because they will provide the employment if there. Then there will be world class industries, so it will implement the world class technology, and in this way our workers, our engineers, our managers will get the मैनेजमेंट, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट एंड टेक्निकल नॉलेज। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, बहुत ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ढेर सारी सरकार को डिफरेंट टाइप के टैक्सेस से लार्ज अमाउंट में पैसा मिला। और इस तरीके से अगर हम जो 2 क्विंटल या 3 क्विंटल आयरन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको अगर उससे मुश्किल समय 20,000 रुपये फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था रुपीस में, तो वो आप अगर कार बन रही है तो कम से कम सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और उसका कुछ % का प्रॉफिट ही ओनर्स अपने पास ले जाता है, बाकी ऑल द इंडिया पे ही वो खर्च होता है। और इस तरीके से सरकार को डिफरेंट स्टेट में लार्ज अमाउंट में आज टैक्सेस का कलेक्शन होता है। तो दिस इज द प्रॉफिट, एक सिंपल प्रॉफिट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। इसके साथ बहुत और भी ढेर सारे प्रॉफिट है, बट सिंपली व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड, व्हाट कैन यू राइट, उस बेस पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो ये प्रॉफिट है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। तो इस वजह से सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जब भी हमारी बेटे कोई पर्सनालिटीज या कंट्री की अथॉरिटीज जब फॉरेन टूर में जाते हैं, तो बेटा जब वहाँ के इन्वेस्टर को, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को से जरूर मिलते हैं, और जब वहाँ के इंडस्ट्रीज से मिलते हैं तो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि नाउ इंडिया इज सुटेबल कंट्रीज फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए एंड फॉर द प्रोग्रेस के लिए, फॉर द प्रोडक्शन के लिए, विद बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड रॉ मटेरियल। तो वो बेटे क्या करते हैं कि वो ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, इस वजह से हम इंडिया पर मतलब इन्वेस्ट कम करना चाहते हैं, या करना तो लोग चाहते हैं बहुत ढेर सारे अमाउंट में करते हैं, बिकॉज इंडिया इज वेरी लार्ज मार्केट हैविंग 130 करोड़ पॉपुलेशन की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में इंडिया प्रेजेंट है। तो इस वजह से इन्वेस्ट तो हर लोग करना चाहते हैं, बट दे ऑलवेज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया के तो वो जब कंप्लेंट किए कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल, तो सरकार ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करना स्टार्ट किया, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर कैन बी अट्रैक्ट। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पिछले प्रोसेस में बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेटा इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, but they are very helpful in the production, like